सामाजिक व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर रौंद कर गए हैं। रौंदना समझते हैं? किसी चीज को पैरों के नीचे जब कुचला जाता है उसको रौंदना कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर मनु की व्यवस्था को रौंद कर गए हैं। ये जो बहन आज यहां बैठी हुई है, ये क्या समझते हैं? ये किसकी देन है? ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, इनका कुछ नहीं है। मुझ जैसा व्यक्ति जो यहां बोल रहा है, किसकी देन है? मेरा कुछ नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर मनु की व्यवस्था को रौंद कर गए हैं, आज गोवलकर और सावरकर के लोग, गोडसे के लोग उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में पूरे ताकत लगाए हुए हैं। और जो व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर हम जैसे लोगों के लिए बना कर गए, उस व्यवस्था को आज हम खुद ही चैलेंज कर रहे हैं, खुद चुनौती दे रहे हैं, सिर्फ अपने वर्चस्व के चक्कर में कि मैं बड़ा, नहीं तो मैं बड़ा। मैं बार बार हमेशा अपने वक्तव्यों में कहता हूं कि खास तौर से दलित और आदिवासियों के घरों में तो एक बच्चा भीम आर्मी का जरूर होना चाहिए, एक बच्चा भीम। तो देखिए इस देश की व्यवस्था कैसे परिवर्तित हुई। आज मुस्लिम समाज आपकी तरफ बाएं फैलाए खड़ा है, मजबूती से खड़ा है। वो कह रहा है कि आओ हमारे साथ और चलो। यहां की शासन व्यवस्था को चुनौती देते हैं। हम मेहनत करने वाले लोग, हम रिक्शा चलाने वाले लोग, हम मजदूरी करने वाले लोग यहां की शासन सत्ता को चुनौती देते हैं, यहां की विधानसभा और संसदों में चलकर बैठते हैं। लेकिन हम सुधर पा रहे हैं। हम खुद की व्यवस्था नहीं बनाना चाहते। तो मेरा निवेदन है कर्नाटका के प्रत्येक साथी से, प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी से कि खुद का वर्चस्व छोड़ते हुए, अंबेडकरी मूवमेंट को ध्यान रखते हुए, ये मूवमेंट कभी समता सैनिक दल के रूप में आया, ये मूवमेंट कभी पामसेट के रूप में आया, ये मूवमेंट कभी दलित पैंथर के रूप में आया, ये मूवमेंट कभी DS4 के रूप में आया, ये मूवमेंट आज भीम आर्मी के रूप में आया। तय आपको करना है कि इस मूवमेंट को कर्नाटका में कितना मजबूत करना है। अपनी क्षमता पहचानिए। आज तथागत बुद्ध का दिन है ना, वही तो बना रहे हैं धर्म तत्व परिवर्तन कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म ग्रहण किया था और इस पूरे देश के साथ विश्व में संदेश दिया था। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपना दीपक समय बनो। पहले खुद को जानने का प्रयास करो, आपकी क्षमता कितनी है। अगर आपकी राजनीतिक और सामाजिक क्षमता एक जिले की है, डिस्ट्रिक्ट की है, तो सिर्फ उतनी ही जिम्मेदारी लो, उससे ज्यादा नहीं। आज अभी बहन भी बता रही थी कि सिर्फ लड़ाई पद की रह गई है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं स्टेट प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं नेशनल प्रेसिडेंट बन जाऊं, बिल्कुल बनिए, लेकिन अपनी क्षमता के आधार पर। सबसे पहले सीखिए, आंदोलन सीखिए, नेतृत्व करना सीखिए, सीनियर लोगों से बात कीजिए, फिर कहिए नहीं अब मैं नेतृत्व करने लायक हो गया हूं, अब मुझे इस तालुका की और इस जिले की और इस प्रदेश की जिम्मेदारी चाहिए। अभी तो मैंने देखा है कि हमारा पदाधिकारी पद लेकर बैठ जाता है, वो भी इसको यही नहीं पता कि वो जब गांव में जाएगा तो वहां बताएगा क्या, समझाएगा क्या, क्या कहेगा लोगों से कि मैं भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं, हमारे चंद्रशेखर आजाद भाई ये काम कर रहे हैं। और अगर किसी ने पलटकर पूछ लिया कि चंद्रशेखर आजाद तो ये काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या कोई जवाब होगा? नहीं होगा। देखिए कर्नाटक एक मजबूत राज्य है, जहां माननीय काशीराम साहब का बड़ा काम रहा। यहां राजनीतिक तौर पर भी
काशीराम साहब मजबूत रहे। मेरा भी ये मानना है कि कर्नाटक के लोग एक छतरी के नीचे आकर के मजबूती से काम करने का प्रयास करें। जो भीम आर्मी का नाम आज पूरे देश में स्थापित हो चुका है, देश में क्या विदेशों तक में स्थापित हो चुका है। जब किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार हो, जब किसी बेटी के साथ गलत हो, जब किसी भाई के साथ गलत हो, तो आज लोगों का विश्वास इतना बन गया है, कोई सा भी राज्य कि वो पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोगों को फोन करना पसंद करता है। इस विश्वास को कायम रखने का काम कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। आपके क्षेत्र के अंदर तमाम नाम से संगठन होंगे, सबसे जाइए निवेदन कीजिए, जाइए एक जगह बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं और विचार करते हैं कि इस व्यवस्था को कैसे आगे की ओर चलाया जाए। उनको बताइए कि वो जो दिल्ली में कुर्सी रखी हुई है, दिल्ली की गद्दी, जहां अब तक इसको मानने वाले लोगों का राज स्थापित नहीं हो पाया, जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं बैठा, जहां ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो इंसान और इंसान में फर्क ना समझता, उस कुर्सी पर हमें जाकर बैठना। ये जाकर बताइए, हर गांव के अंदर जाकर बताइए, हर परिवार के अंदर जाकर बताइए, फिर देखिए इस व्यवस्था को कैसे परिवर्तित किया जाता है। समझिए कि हम 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं और सड़क पर आंदोलन करें, आंदोलन करने के बावजूद भी हम एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला सकते। सिर्फ सड़क पर व्यवस्था बंद कर सकते हैं, विधानसभा संसद दिला सकते हैं, सब कुछ दिला सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दिला सकते। लेकिन एक व्यक्ति जो विचारधारा से परिपूर्ण हो, वो अगर संसद विधानसभा में जाकर बैठ जाए तो एक साइड से ना जाने कितने लोगों को नौकरी दिला सकता है, कितने लोगों को जमीन दिला सकता है। ये जरूरी है कि आंदोलन होते रहे, लेकिन ये भी जरूरी है कि उन आंदोलनों से लगातार अच्छा नेतृत्व इस देश को दिया जाता रहे। आज इस देश के अंदर विपक्ष मौन है, जानते हैं, विपक्ष नाम की चीज नहीं। आज एक मुस्लिम डरता है बाहर निकलने से, आज एक महिला को डर लगता है बाहर निकलने से। हम जैसे लोग जो सरकार के मुहाने पर रहते हैं, कब हम जैसे लोगों को गोली मार देते हैं ये पता नहीं, लेकिन एक ख्वाहिश समझिए कि सिद्धांतिक लोग पैदा करके जाना चाहते हैं जो फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मजबूत सिपाही हों, जिनको कोई खरीद ना पाए, जिनको कोई झुका ना पाए। ऐसे करके जाना चाहते हैं। इस सब कार्यों में आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि मेरी बहुत सारी बातें शायद समझ में आई हूं, लेकिन मेरी भावनाएं आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। ये भी सोच रहे होंगे इतनी दूर से एक व्यक्ति आया और यहाँ आकर हम लोगों से बात कर रहा है। यहाँ दिल्ली कई हजार किलोमीटर दूर है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मैं सहारनपुर से जाऊंगा एक दिन कर्नाटक में जाकर भाषण दूंगा और अपने लोगों से मिलूंगा, वहां बैठूंगा, उनके साथ खाना खाऊंगा। मैंने नहीं सोचा था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट ने ये बताया कि इस देश में हमारा इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा परिवार है कि देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देंगे तो खाने रहने की व्यवस्था वो परिवार के नाम करेगा बिना। तो ये प्रेम भाव जो ना, इसको मैं देखना चाहता हूं। मैंने कहा था 31 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, और इस हॉल में बैठने की कैपेसिटी 195 लोगों की है, ऊपर से नीचे तक 200 लोग हम मान लेते हैं। 200 पदाधिकारी एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए तालुका के। तब ताकत का एहसास है। यहां लोकशाही है। लोकशाही का मतलब समझते हैं आप क्या है? समझते हैं लोकशाही क्या है? लोकशाही तो समझते हैं ना। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जिसकी संख्या सबसे भारी है वो जब मर्जी चाहे अपने राजा बना सकता है, राजा चुन सकता है। लेकिन आज देश की विडंबना देखिए,
जिनकी संख्या सबसे कम है, उनकी विचारधारा पूरे देश में स्थापित हो रही है और हम सोचना भी नहीं। तो मुझे पूरी आशा है, उम्मीद भी है कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि अभी पदाधिकारियों से मेरी मीटिंग भी होनी है, सब कार्यकर्ताओं से मैं पूछूंगा परेशानी क्या है, कर्नाटक में क्यों काम नहीं चल पा रहा। क्योंकि मेरा एक और भी मानना है कि कर्नाटक में बाबा साहब को मानने वाले लोग आर्थिक कमजोर नहीं है। अगर कोई ये कहता हो कि हम कर्नाटक में आर्थिक कमजोर, नहीं, मैं नहीं मानता। कर्नाटक में हमारे लोग आर्थिक मजबूत है, मुझे पता है। हालांकि वो मूवमेंट में नहीं चलना चाहते, ये उनकी कमी है, मेरी नहीं। तो अभी कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी होगी, पूछा जाएगा कि इसको क्या परेशानी है। और देखिए एक बात स्पष्ट, मैंने पहले ही कहा जब आप लोगों को बुरी लगी, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट, जो बाबा साहब अम्बेडकर के इस मूवमेंट में ईमानदारी से काम कर रहा है, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है। लेकिन जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, वो मेरा कुछ नहीं है, वो संगठन का भी कुछ नहीं है। वो धनवान हो सकता है, वो बलवान हो सकता है, लेकिन वो भीम आदमी का सिपाही या पदाधिकारी नहीं हो सकता। और ये तमाम मेरी यहाँ राष्ट्रीय लीडरशिप यशपाल गोरे जी के रूप में बैठी है, ये मेरी प्रदेश लीडरशिप बैठी है। मैं इनको भी कहता हूं कि मुझे तुम में से किसी से डर नहीं लगता। अगर कल आप लोग मुझे ये कह देंगे कि हम कर्नाटक में भीम आर्मी को खड़ा नहीं होने देंगे, तो मैं विश्वास करता हूं अपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ता हूं ना। कि बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश गए थे ना, अकेले ही थे, गोलमेज सम्मेलन में अकेले भेजे थे जाकर, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी हूं। मैं विश्वास करता हूं अपने ऊपर कि अगर आप में से एक भी व्यक्ति साथ नहीं देगा, तब भी यहाँ से बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट भीम आर्मी के नाम से खड़ा है। मैं यही चाहता हूं कि जो लड़ाई महापुरुषों ने अपने जीवन देकर, अपने बच्चे खोकर के शुरू की है ना, इस लड़ाई को किसी ना किसी मुकाम पर पहुंचाया जाए। सर बाबा साहब तो शब्द याद नहीं है, जो बाबा साहब ने जाते समय कहा था, अब मेरे समाज के लोगों, मैं इस कारवां को बहुत मुश्किल से यहां तक लाया हूं, अगर इसको आगे ना बढ़ा सको तो पीछे भी मत जाना। मैं सवाल पूछता हूं आपसे, अगर आपके पिता, आपके फादर आपको कोई प्रॉपर्टी देकर गए हैं, तो आप उसको ज्यादा करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा करेंगे। क्या हम बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को बढ़ा पाए अच्छी तरीके से दिशा में? वो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा। इस देश में जो मुस्लिम भी है ना, वो भी समझे कि अगर संविधान ना होता ना, तो वो जो मनुस्मृति के कानून है जो यहाँ के अछूतों पर लागू थे, वो तुम पर भी लागू होते। अगर यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार सबको दिया गया। ये हमें समझना चाहिए। और ये भी समझिए, यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग बैठे होंगे। मुझे जैसा व्यक्ति तो नास्तिक है, मैं तथागत बुद्ध को पढ़ता हूं, तो मैंने बुद्ध को पढ़ के ये तो जाना कि वहां तर्क है। और तर्क क्या है? इस माइक में मैं बोल रहा हूं तो तर्क ये है कि कैसे बोल रहा हूं। महिलाई का है, कहीं ना कहीं स्पीकर रखा हुआ होगा, तो वहां तर्क है, इसलिए बुद्ध को मैं मानता हूं। आज के समय में खुद को, आने वाली नस्लों को वैज्ञानिक बनाने का, हाँ लीजिए, आने वाली नस्लों को वैज्ञानिक बनाना है। उसको एजुकेटेड कीजिए, वो किस धर्म को पढ़कर किस धर्म को मानेगी, ये उसकी टेंशन छोड़िए। कल कोई हिंदू पैदा होता है, कोई मुसलमान पैदा होता है, या पेट से पैदा हो जाता है कोई? भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी का पेट से पैदा होता है? नहीं। जन्म लेने के बाद वो उसको पता लगता है कि वो कौन है, वो किस जाति, किस धर्म, किस मजहब का। तो आप जो उसका एक मजहब कर दीजिए, शिक्षा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है, तो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप उसको शिक्षित कर दीजिए, उस कुरान भी पढ़ेगा, बाइबल भी पढ़ेगा, गीता भी पढ़ेगा, रामायण भी पढ़ेगा, जो उसको अच्छा लगेगा वो उस ओर चला जाएगा। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। और मेरा मानना यह है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा वो तर्क की ओर जाएगा, वो विज्ञान की ओर जाएगा। भाई आज हम यहाँ बैठे हुए हैं,
मैं जहाज में उड़ के दिल्ली से यहाँ गया 2 घंटे में, ये विज्ञान तो है। तो कुछ लोगों ने तर्क किया होगा ना, तभी तो ये चीजों का निर्माण हुआ। देखिए, बुद्ध को मानना ये नहीं कि आप किसी धर्म को छोड़कर किसी को मान रहे, नहीं। बुद्ध को मानना और बुद्ध को पढ़ना, किसी भी धर्म का व्यक्ति बुद्ध को मान सकता है और पढ़ सकता है। बुद्ध के सील क्या है? झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, नशा नहीं करना, यही तो सील है भाई। सभी जगह तो यही बताया जाता है ना कि हमें गलत नहीं करना, हमें झूठ नहीं बोलना, यही बुद्ध के सील है। जब आप बुद्ध को पढ़ेंगे तो जब आपको सिर्फ दिखेगा तर्क, प्रत्येक जगह विज्ञान, तो आप किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, बुद्ध में आपकी निष्ठा ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आएगी पढ़ने से, उनके फोटो लगाने से नहीं आएगा। तो मैं ये आशा करूंगा, सभी लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि भीम आर्मी के कारनामों को आप मजबूती से बढ़ाएंगे, जो आज पूरे देश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। कल जब संविधान पर आज आएगी तो भीम आर्मी के लोगों को ही अपने सरों की कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ये भी ध्यान रखिए। जिन लोगों को ये लगता हो, महसूस होता हो कि नहीं हमें इस चीज से डर जाना चाहिए, वो आज ही घर रहे, वो घर रहे, क्योंकि कल ये होगा भाई। जब आप गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे तो दमन तो आपका होगा, सरकार गोली भी मारेगी, सरकार जेल भी डालेगी और डंडा भी बजाएगी। हम तो गोली से भी बचे हैं, डंडा भी खूब चला है और जेल भी खूब रहे। तो जिसको भय हो, जिसको डर हो, वो अपने परिवार को संभाले, इसमें कोई बात नहीं है, ये सही बात है।